हेलो प्यारे बच्चों, सीयूईटी की सीरीज को वापस से आगे बढ़ा रहे हैं। फिजिक्स के दो चैप्टर जो है वो अपने अच्छे से कर लिए हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, इसको अभी खत्म करने वाले हैं। तो कोशिश ये करो कि एक बार में सारा लेक्चर देख के खत्म कर दो, ठीक है। आप चाहो तो कई बच्चों का है तो स्लो हो रहा था तो स्पीड को बढ़ा लेना, ठीक है। तो ऐसे करके जल्दी खत्म हो जाएगा वो। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का अगेन चैप्टर थर्ड है ये हमारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा वेटेज है इसका, 4 से 5 क्वेश्चन सीयूटी में आएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन हो तो प्रीवियस ईयर हम कर ही रहे हैं, है ना। तो एक मिनट, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली करंट क्या होता है ना। करंट क्या होता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। आवेश प्रवाह की दर होती है, ठीक है। तो ये होता है क्यू बाई टी। इसको एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है ना। एम्पियर से इसको नापते हैं, क्लियर। तो ये हो गया। डायरेक्शन की बात करें तो करंट जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज अगर है ना, तो करंट जो होता है, एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। जैसे अगर बात करें ना तो करंट जो होता है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो याद रखना वो हाई पोटेंशियल प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है ना, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है वो माइनस से प्लस की तरफ। बेसिकली नेगेटिव चार्ज जो होता है ना उसके अपोजिट में, जैसे मैं बात करूं तो अच्छा समझो। देखो, जैसे पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है ना, करंट उधर जाएगा, है ना। आई का डायरेक्शन वही रहेगा। और जिधर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा होगा ना तो करंट जो है वो अपोजिट जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन वी है तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगा, विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये होता है। ये अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्केलर यानी कि अदिश राशि होती है, बिकॉज इट फॉलो अलजेब्रिक एडिशन, ठीक है। ये जो है वेक्टर एडिशन यानी कि सदिश बीजगणित को फॉलो नहीं करता, ठीक है। वेक्टर का अलजेब्रा अलग होता है ना, इसका अलग होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसके कारण होता है, और सदिश योग का नहीं करता, ठीक है। तो वही है ओम्स लॉ, पता है अपने को भैया, V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करते हैं तो V इक्वल टू IR, ये पता है अपने को। जहां पे R क्या है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलेंगे जी, इसको प्रतिरोध बोलते हैं। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर होता है, आर यहां से निकलेगा तो क्या वी बाई आई नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी बाई आई, ठीक है। ये होता है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, ठीक है। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। नियत तापर किसी अलग में ये वही चीज है, ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, आर देखो V बाई आई है, उसके बावजूद आर जो है ना तो V पे डिपेंड करता है ना तो I पे डिपेंड करता है। मतलब विभव पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करता और करंट पे भी नहीं करता। तो आर किस पर करता है बेसिकली, तो यहाँ पे जैसे लिखा होगा, देखो आर जो होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर उसकी जो लंबाई है उस पर डिपेंड करता है। मतलब आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, ठीक है। उसके अलावा आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर इसकी मोटाई या एरिया जो है ना, क्षेत्रफल, अगर ए है तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अच्छा, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। इसको हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं जो कि होता है रो, ये पता होगा आप सभी को। तो एल, रो एल बाई ओ। रो जो होता है उसको क्या बोलेंगे, इसको होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी रो, ठीक है। इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं ये रो को, ठीक है। ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक बात और कि आर जो होता है ना वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। मान लो ये वायर है, ये वायर ना अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसमें रेजिस्टेंस या प्रतिरोध मान लो R0 है। अब इसको अगर कोई टेम्परेचर दे दे, ठीक है, टेम्परेचर दे दे, कितना दे दे, मान लो डेल्टा टी दे दे, तब इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, R0, सॉरी R0 एंड व्हाट दैट इज माइनस, ओके ठीक है, R0 टाइम्स 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता गुणांक भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। प्रतिरोधकता गुणांक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो समझ गए ना, चलो क्लियर। तो फॉर्मूला आगे और आएगा, वैसे टेंशन नहीं है। सुनो देखो यार, 2024 एकदम आसान बच्चों वाला सवाल। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, क्यों है, अभी बताया था क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर एडिशन के नियम को फॉलो नहीं करता, ऑब्वियस सी बात। 2023 में क्या पूछा था, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स लेंथ।
एक वायर जो है, ठीक है, ये वायर जो है ये लेंथ है, उसको ना ऐसे पिघला के अपन उसकी लंबाई का आधा बना दिए, L/2 कर दिए, ठीक है, कितना कर दिए, L/2। तब उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छा याद रखना, वायर को कभी भी स्ट्रेच खींचने वाला या दबाने वाला, जब भी ये वाला कॉन्सेप्ट आए तो ये फॉर्मूला याद रखना, जो R डैश आएगा ये पुराने R का n स्क्वायर टाइम हो जाएगा। n क्या है, जितना गुना उसकी लंबाई को बढ़ा रहे हो, जैसे कि डबल कर रहे हो ना, 2 गुना कर रहे हो मान लो, तो n की वैल्यू 2 रख देना। जैसे ट्रिपल कर दिए, ट्रिपल 3 गुना कर दिए, है ना, तो 3 गुना में n की वैल्यू कितना, 3 रखोगे। अब यहाँ पे आधा कर रहे हैं तो बताओ n की वैल्यू कितना होना चाहिए, हाफ में n की वैल्यू हाफ होना चाहिए कि नहीं, आधा कर रहे हो तो बस नया R डैश जो आएगा वो पुराना वाला n स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर इंटू R, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो हो जाएगा R/4। क्लियर है ना, 1/4, ये देखो 2 4 बटे में है, अपॉन में आ जाएगा, तो हो जाएगा R/4। किस्सा खत्म करो। उसके अलावा आगे बढ़ो जी। CVT 2025 में हमसे क्या पूछा था, 2025 में हमसे ये पूछा था, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दूं क्या, ये थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। 2025 कहाँ है ये, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, देखो R इज इक्वल टू रो L/A होता है, तो रो इज इक्वल टू कितना निकलेगा, ये उधर ए उधर, तो RA अपॉन हो जाएगा L, ठीक है, तो ये हो जाएगा R रेजिस्टेंस का हो गया ओम, है ना, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का हो जाएगा एक और मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर, इसका आंसर आ जाएगा ये वाला सेकंड, ठीक है। CVT 2022 में हमसे क्या पूछा था, देखते जाओ तो, किसी चालक का प्रतिरोध किसके क्रमानुपाती होते हैं, और रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का होता है। खत्म करो, एलो एलो एलो, ठीक है, ठीक है ना, पचर पचर कर दिए इसको तुम्हें ढंग से डिसेंट तरीके से, एलो, ठीक है। सेकंड वाला बबल कर दूं, एलो बबल, चलो। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेजिस्टिविटी, देखो भैया, तो कहानी बेसिकली ये है कि जैसे ना अपन बात करें, थोड़ा सा इसके कहानी को मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, जो कंडक्टर होता है ना हमारे पास, जो ये कंडक्टर है, अब ये जो कंडक्टर है ना, ये जो चालक है ना, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते फिरते रहते हैं, है नहीं, कंडक्टर है तो शुरुआत में ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिग जैग मोशन करते हैं। जिग जैग मोशन कब करते हैं, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसमें कुछ नहीं लगाए हो, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इसमें कोई सेल या बैटरी नहीं जोड़े हो तब जिगजैग होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भागते रहते टकराते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से कंडक्टर में जाएगा इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक है। ये हो गया, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, नियरली जो है वो 10⁻⁻10 मीटर पर सेकंड के रेंज में होता है एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। इसको अपवाह वेग या अनुगमन वेग बोलते हैं हिंदी में, अनुगमन वेग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये अगर ऐसे ऐसे चल रहा है, जिगजैग चल रहा है, तो भाई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, फिर उठते हैं, फिर भागते हैं, फिर टकराते, फिर उठते, फिर भागते। तो यहाँ पे होता यह है कि जब दो टक्कर के बीच का एक टाइम आता है जिसको ना रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फिर से टकराया, फिर भागा, फिर इधर टकराया, तो दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स किया, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अनुगमन श्रांति काल बोलते हैं, श्रांति काल, ठीक है। इसको टाउ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के होता है, क्लियर है। अब पुराने में फिर से जाते हैं, जैसे अब इसमें सेल लगा देंगे ना, बैटरी लगा देंगे ना, सेल या बैटरी लगा दोगे तो क्या होगा, देखो सेल या बैटरी लगा देने से इधर प्लस इधर माइनस, मतलब सोच लो ना, जो भी हो प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेगा प्लस की तरफ, तेजी से भागेगा तो जल्दी भागेगा, फिर टकराएगा, फिर भागेगा, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम, ये जो रिलैक्सेशन टाइम जो टाउ बताया ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। चलो, तो यहाँ पे कहाँ पे था मैं, ये यहाँ पे था, यहाँ पे है ना। चलो सुनो, हाँ, जैसे कि बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से रिप्रेजेंट करेंगे, बता दिया हूं मैं। इलेक्ट्रॉन के बाद एवरेज वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, VD इज इक्वल टू होता है कितना, ये हो जाएगा E अपॉन टाउ डिवाइडेड बाई M। क्या क्या है बताता हूँ। E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता पता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो, ठीक है। टाउ को पता है, टाउ है ना, अभी बताया रिलैक्सेशन टाइम, और M उसका मास है, ठीक है। तो ये होता है एक फॉर्मूला, और करंट और इसमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, धारा और अनुगमन वेग में ये वाला संबंध होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू, याद रखेंगे ऐसे याद रखना, ठीक है, वीना याद रखना, VDE ठीक है, वीना, ये ज्यादा अच्छा तरीका है याद रखने का, वीना I इक्वल टू वीना, ठीक है।
तो ऐसे करके इसको रख सकते हो, आसान है ये भी ना, ठीक है। ये वही चीज है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना, बाकी सबको उधर भेज देना, वैसे वर्ष नॉर्मल सी बात है। उसके बाद अगर बात करें, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज इलेक्ट्रॉन, इसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, शांति काल है ना। दो क्रमिक टक्करों के बीच का एवरेज टाइम होता है, बताया था, वही चीज है ये, ठीक। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, गतिशीलता, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, म्यू से। और ये क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। अनुगमन वेग और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का क्या होगा, दोनों का रेशियो होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, मोबिलिटी, ठीक है। सीयूईटी 2024 क्या पूछा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या क्या रिलेशन होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, अच्छा मोबिलिटी क्या होता है, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वीडी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू ई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया, वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई हो गया, हेलो पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जी, सीयूटी 2023 में, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल कंडक्टर इज इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी टक्कर होंगे, है नहीं, तो ये इंक्रीज होगा, रिलैक्सेशन सॉरी डिक्रीज होगा, है ना। सेकंड वाला ये वही है कॉन्सेप्ट जो बताया था। एंड नेक्स्ट 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 आठवां क्या पूछा है, देखो, द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द रिलेशन। मोबिलिटी का सूत्र ही पूछा, सीधा फॉर्मूला, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा खत्म है नहीं, सुनते जाओ। द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर इतना है, डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब नंबर दिया हुआ है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है, अनुगमन वेग और एरिया भी दे दिया है, तो क्या निकालना क्या है, तो द करंट इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना अच्छा करंट निकालना है, ठीक है, धारा निकालना है, धारा घनत्व दिया है, अपवाह वेग दिया है, क्षेत्रफल दिया है। अच्छा, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आई बराबर वी ना, याद है ना, वी डी एंड ई एन ए, ऐसा, ठीक है, सभी वैल्यू को अलग अलग कर दो। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, देखते जाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 की पावर -4, ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद ई तो पता है अपने को 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। उसके अलावा एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है 8.5 इंटू 10 टू पावर 28। और क्या दिया है जी, एरिया कितना दिया है, देखो तो कहाँ एरिया, कहाँ ये 10 की पावर -6 है ना, 10 की पावर -6। सब वैल्यू को यहाँ पे हम डाल देंगे, पेन थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं क्योंकि मेरे को स्पेस बचाना है। चलो, तो I इज इक्वल टू, ज्यादा ही पतला नहीं हो गया, छोड़ो हम देखते हैं। सो I इज इक्वल टू VD, 10 की पावर -4 जगह बचेगा भी, 10 की पावर -4 इंटू E 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू N, ये 8.5 इंटू 10 की पावर 28 और एरिया 10 की पावर -6। पचर हो गया है, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखते जाओ, ये इसको अलग अलग लिख रहा हूं, 1.6 8.5 अलग, ठीक है, ये हो जाएगा 8.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा जी, -4 -19 8, है ना। देखो एक काम करो, -1 को जोड़ दो, 19 और 4 ये हो गया 23, 23 और 6 कितना हो गया 29, ठीक है, तो हो जाएगा 28 प्लस में 28 और माइनस में 29, मतलब -1 हो गया, तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 1.6 और ये हो जाएगा 10 की पावर कितना, ये हो जाएगा 10 की पावर -1, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन, 8.5 1.6, 16 पंचे 80 है ना, 16 पंचे 80, बचेगा 8 और 16 8 कितना होता है 124, 124 और 8 132, 1 3 2 1 2 इतना 13.60 इंटू 10 की पावर -1, ये समझ में आया ना, ये है 13.60 इंटू 10 की पावर -1। अब ये डेसिमल एक बार और इधर खसक जाएगा, -1 है तो 1.36 इज फाइनल आंसर फर्स्ट, ठीक। हाँ, द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इन अ कंडक्टर इन अ प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज
विद्युत क्षेत्र के पश्चिमी चालक के दो क्रमिक टक्करों के बीच के पथ जो होता है उसको वो कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ना जिगजैग मोशन करता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाए ना तो इलेक्ट्रॉन सीधा जाना चाहता है, लेकिन टकराता है ना तो उसके कारण वो नीचे गिरता है। तो इसमें उसका जो पाथ जो होगा वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, सर्कुलर भी नहीं होगा, कर्व होगा। जिगजैग बिना इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन में होता है। ठीक है, तो कर्व सही आंसर है थर्ड। अब देखो यहाँ पे ना एक काम का चीज दिया हुआ है, जैसे बात करें रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, अलग अलग पदार्थ जो है उसकी रेजिस्टिविटी यानी कि रो क्या क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे बात करें तो जिसमें जैसे कंडक्टर की बात करें, चालक जो होते हैं है ना, तो उसमें उसका देखो रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी तभी तो कंडक्शन है ना, तभी तो कंडक्टर है वो। 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 होता है तो लो होता है। वही अगर बात करें इंसुलेटर यानी कि कुचालक हो गया है ना, जो नहीं करता है ना, बैड कंडक्टर, तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। 10 की पावर ये -18 है। ठीक है, +18, 10 की पावर 18 है। ठीक है, बहुत ज्यादा रहेगा, हाई रेजिस्टिव। और सेमीकंडक्टर के क्या दोनों के बीच का होता है, सेमीकंडक्टर है ना, दोनों के बीच में रहेगा रेजिस्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, ये दोनों के बीच में रहेगा। वही अगर बात करें स्टैंडर्ड रेजिस्टर जो होता है तो उसके लिए अलॉय वगैरह को बनाया जाता है। जैसे की बात करूं अलॉयज लाइक मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया और नाइक्रोम हो गया, ये अच्छे अलॉय हैं, इसको स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स के फॉर्म में यूज करते हैं इसको। उसके अलावा बात करें तो जैसे आयरन वगैरह भी यूज करते हैं, जैसे वाटर हीटर, ठंड के दिन में पानी जो हीटर गर्म करते थे ना, उसके अंदर जो वायर लपटाया रहता है ये सब रहता है, नाइक्रोम होता है ना, उसको बाहर में कवरिंग करते हैं तो इतना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, आग जैसा रहता है उसके सामने ना, उस वायर पे अगर टच करा दो पेपर को जला देगा वो। ठीक है, तो ऐसा होता है जैसे। ठीक है, तो इसका यूज क्या करेंगे, प्रतिरोधकता उच्च होती है इसलिए तापमान पर, और उसके अलावा ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये बात भी याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है, मतलब काम की लाइन है। बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर ये बेसिकली एक फॉर्मूला में बताया था है ना, क्या बताया था कि आर है ना, ये कितना होता है R0 इंटू ये 0 डिग्री पर टेम्परेचर, ये किसी डेल्टा टी पर टेम्परेचर है ना, तो हो जाएगा 1 + अल्फा, ये रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, प्रतिरोधकता गुणांक इंटू डेल्टा टी, ये होता है फॉर्मूला ये वाला, ये डेल्टा टी है ना, ये 0 पर और ये कोई दूसरा टेम्परेचर पर। ठीक है, अगर मेटल में बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका जस्ट उल्टा होता है सेमीकंडक्टर में, देखते जाओ, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा है ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाओगे कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, इसलिए बढ़ता है। ठीक है, याद रखना, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता तेजी से घटती है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अब एलॉयज में अगर बात करें, जैसे नाइक्रोम पहले बार टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है तो बहुत ज्यादा इनको फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, ठीक है, नाइक्रोम ताप के साथ बहुत बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। जैसे यहाँ पे ना रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है, तो ध्यान से देखो, जैसे ना ये कंडक्टर का है, ये कंडक्टर का, जैसे ना ये कॉपर का है, ये कॉपर का कंडक्टर का, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा ये। ठीक है, वही अगर बात करें तो ये देखो, ये है नाइक्रोम का, ये नाइक्रोम का है, एलॉय का, एलॉय मिश्र धातु नाइक्रोम का। ठीक है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम जो अपन देखे थे ना, ये उनका है ये वाला। ठीक है, तो देखो इनका तो रेजिस्टेंस पहले से कुछ ज्यादा हाई रहेगा ना, कुछ ज्यादा हाई है, उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब समझ में आया, 0 से शुरू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें सेमीकंडक्टर का, 0 में बहुत ज्यादा हाई होता है, उसके बाद कम होते जाता है, देखे थे अपन। ठीक है, तो ये कम होते जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, चर घातांकी रूप से हो रहा है कम ये। ठीक है, चर घातांकी रूप से कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है ये वाला। ठीक, चलो जी, तो आगे बढ़ा जाए। एंड यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में सीयूईटी 2024 में हमसे पूछा था, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव। अल्फा किसके लिए पॉजिटिव होता है? ठीक है, किसके लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, देखते जाओ। जब जैसे कॉपर बोला, सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए नेगेटिव, सिलिकॉन टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होता है। जर्मेनियम भी उसी कैटेगरी, सेमीकंडक्टर है ना दोनों, कार्बन भी सेमीकंडक्टर, ये सब के लिए अल्फा जो है वो नेगेटिव आएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर है ना ये, तो अपना सही ऑप्शन जो है वो कॉपर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा अपना कॉपर। ठीक है, ये चलो आगे बढ़ो। जैसे कि 2023 द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाता है, अभी देखे थे ना, खत्म, ऑप्शन सेकंड हो गया। सीयूईटी 2022 क्या पूछा है? मानक प्रतिरोध कुंडली मैग्नीन की बनी होती, मैग्नीन के क्यों बनाया जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को? क्योंकि इसमें क्या होता है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन है ना, और कौन सा, नाइक्रोम, इसका बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है तो टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा फर्क इनमें इफेक्ट पड़ता नहीं है।
ठीक है। तो यही है हाई रेजिस्टिविटी, पहले ही सही, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, बाकी सब लो रेजिस्टिविटी गलत बात है, जीरो रेजिस्टिविटी गलत बात है, नेगेटिव टेम्परेचर ये भी गलत बात है ना। 2025 सिलिकॉन के लिए, हाँ सिलिकॉन बोला है, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए रो बनाम टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये नाइक्रोम वाइक्रोम के लिए होता है, एक्सपोनेंशियली डिग्री, ये सही है, यही बताया हूं, ये देख लो कहाँ यार, ये एक्सपोनेंशियली डाउन है ना, यही वाला है, इसी पूछा है, तो कहाँ है अपन यहाँ है क्या, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियली। 2024 में पूछा है विच मटेरियल इज यूज एज हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है उसमें हीटिंग एलिमेंट में क्या करते हैं, तो आयरन हो गया और जैसे वो वाटर हीटर हो गया, ये सब में अपन किसको यूज करते हैं, एलॉय को यूज करते हैं, नाइक्रोम है ना, कॉन्स्टेंटन मैग्नीज। तो देखो कॉपर नहीं है, नाइक्रोम हो गया अपना आंसर, सिल्वर नहीं कर सकते, ये सब तो नॉर्मल कंडक्टर है ना, इनको नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट अब ये वाले कॉन्सेप्ट को देखो जल्दी से, ये सबको देखते हैं, जैसे सेल, ईएमएफ, इंटरनल से आंतरिक प्रतिरोध, ये सबको अपन देखते हैं। तो पता है भैया कि ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ है ना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसके बारे में कुछ कहानियां तुमको बताऊंगा जिसको सुनना पड़ेगा। जैसे कि ना देखो, अगर कोई मान लो ना ओपन सर्किट, अभी करंट नहीं चला है, ये सर्किट है कोई भी, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ना ये एक बैटरी लगा दिया हूं मैं, क्या हो रहा है यार, ये बैटरी लगा दिया हूं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस इसका आर है एंड दैट इज प्लस एंड माइनस। अब शुरुआत में ना अभी ना करंट फ्लो नहीं हुआ है, आई जो है फिलहाल 0 है यहाँ पे, तो इसका जो ईएमएफ है मान लो ई है, तो अगर करंट शुरू नहीं हुआ है तब बैटरी का जो ओवरऑल पोटेंशियल है इसको ईएमएफ बोलते हैं, ये ठीक है, ओवरऑल पोटेंशियल जो है जब करंट शुरू नहीं हुआ है तब उसको क्या बोलेंगे, अब इसको बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ या विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्लियर है। अब जैसे करंट चलना शुरू हो गया, अब करंट जैसे ही चलना शुरू हो जाएगा तो होगा ये क्या बताओ, होगा ये कि करंट ये चलना शुरू हुआ, ये चलना शुरू हो गया, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये पोटेंशियल खा जाएगा, V इक्वल टू आई आर खाएगा कि नहीं खाएगा बताओ, पोटेंशियल खाएगा ना, रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल खाएगा, तो पोटेंशियल खाने के बाद जो बचा खुचा पोटेंशियल है, ध्यान से समझो, जो ईएमएफ क्या होता है, जैसे कोई सेल या बैटरी ले लो तुम, है ना, सेल या बैटरी में जैसे मान लो ये सेल या बैटरी है, इसमें लिखा हुआ है ना जैसे 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट जो लिखा है ना ये उसका ईएमएफ हो गया, ठीक है। अब इसको जैसे सर्किट में लगा दिए, सर्किट में लगाएंगे ना तो ओवरऑल 12 वोल्ट का नहीं देगा वो, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ खा जाएगा उसको, है ना, तो ओवरऑल नहीं देगा, रेजिस्टेंस उसको कुछ खा जाएगा, तो रेजिस्टेंस के खाने के बाद जो बचा खुचा है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, सीमांत विभव, ठीक है। जो बचा खुचा है ईएमएफ जो है उसमें V घटाने के बाद जो बचा खुचा है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, सीमांत विभव, ऐसा होता है। क्लियर है। तो ये ईएमएफ की कहानी जो है उसको ध्यान से समझना। अब थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं, वापिस इसको समझते हैं। कब शुरू होगा, जब सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट, ठीक है। तो चलो जी देखते जाओ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक मिनट कलर चेंज कर लूं मैं, हाँ, इस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन करंट इज नो ड्रॉन, नो करंट इज ड्रॉन, मतलब शुरुआत में करंट जो है वो चला नहीं है, तभी तो ओवरऑल होगा ना वो, ठीक है। वही अगर बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस उसके इलेक्ट्रोलाइट के कारण होता है, ठीक है। इंटरनल जो सेल होता है ना, सेल में एनोड कैथोड प्लस माइनस होता है कि नहीं, तो उसी के कारण जो खुद से बनेगा, हर एक सेल जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसी के कारण बनता है। हर सेल जो होता है उसको ऐसे, सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेल बन गया ना, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ऐसे होता है, ठीक है। उसके टर्मिनल के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंट आएगा, उसको अपन स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा टर्मिनल वोल्टेज क्या है, जब करंट फ्लो हो गया तब पोटेंशियल, क्योंकि कुछ खा गया ना वो रेजिस्टेंस, कुछ खा गया, उसके बाद उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक बात और, यहाँ पे ना एक चीज को याद रखना, जैसे टर्मिनल वोल्टेज जो है ना, अगर बैटरी मान लो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है, चल रहा है, बैटरी कनेक्ट कर दिया हो, अब छोड़ दिया उसको, तो डिस्चार्ज हो रहा है ना, बैटरी अब कनेक्ट दे रहा है, तब टर्मिनल वोल्टेज जो होगा V, उसका फॉर्मूला आएगा ईएमएफ माइनस हम लिखेंगे IR। वही अगर बैटरी चार्जिंग हो रहा है तब तो बढ़ेगा ना, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा देखते जाओ, ये बैटरी का जो पोटेंशियल वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में और आ रहा है ना, और आ रहा है, तो और आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है। वो आंतरिक प्रतिरोध जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला है, याद रखेंगे, काम का है, R टाइम्स E/V -1, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला है।
क्लियर है? इतने फॉर्मूले के बेसिस पर अब अपन काम शुरू करते हैं, देखते जाओ। CUET 2024 क्या बोला है? अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस इतना कनेक्टेड इतना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ द टर्मिनल वोल्टेज निकालने बोले। देखो EMF दे दिया है, ठीक है, सेपरेट करो सबसे पहले। EMF कितना? 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना स्मॉल r है ना, आंतरिक प्रतिरोध दिया है 0.1, ठीक है, कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बड़ा R है, ठीक है, ये 3.9, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। अब देखो क्या बोला है, देखो बैटरी कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा है, मतलब ये केस है डिस्चार्जिंग वाला। कौन सा केस है? डिस्चार्जिंग वाला, डिस्चार्जिंग वाला, ठीक है, डिस्चार्जिंग चार्जिंग उतर रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला V इज इक्वल टू ऐसे नहीं लगेगा, E माइनस आई आर, आई निकालना पड़ेगा लेकिन। अच्छा, आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई का फॉर्मूला ये मैं बताना भूल गया था, आई इक्वल टू V बाई आर, ओम्स लॉ से। तो V की जगह क्या आ जाएगा? E आ जाएगा यहाँ पे, और R की जगह क्या आ जाएगा? R की जगह देखो ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, दोनों टाइप का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोनों टाइप का रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में जुड़ता है, ठीक है। तो याद रखना, तो सीरीज जो होता है उसमें डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। तो ये बस इससे अपन आगे सॉल्व कर लेंगे। E की वैल्यू कितना है? 2 अपॉन कैपिटल R कितना है? कैपिटल R इज इंटरनल इतना, कैपिटल ये 3.9 प्लस ये कितना? 0.1, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, मतलब I इज इक्वल टू 2/4 1/2, ठीक है, आधा एम्पियर। ये आ गया I की वैल्यू। अच्छा, तो V यहाँ पे सॉल्व कर लो ना, तो V इज इक्वल टू E कितना है? E दिया है, देखते जाओ, E 2 माइनस I कितना? 0.5, R कितना? R कितना? R कितना? कहाँ है R? स्मॉल r जी 0.1, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 माइनस 0.05, तो कितना हो जाएगा? 2 में 0.05 घटाओ तो 1 माइनस 95, ठीक है, 1.95, सॉरी, है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेना है। डिस्चार्जिंग वाला केस है ना। अच्छा, डिस्चार्जिंग वाले केस में टर्मिनल वोल्टेज कम आएगा, ठीक है, कैसी बात है ना, डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो EMF ज्यादा रहा होगा, टर्मिनल वोल्टेज कम आएगा, चार्जिंग हो रहा होगा तो ज्यादा आता है, ठीक। चलो आगे बात है। CUET 2023 क्या पूछा है जी? व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इस टर्मिनल वोल्टेज 9 वोल्ट है। व्हेन, अच्छा ठीक है, देखो, व्हेन करंट 2 एम्पियर ड्रॉ करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज 9 वोल्ट है, और 5 एम्पियर ड्रॉ करेंगे तो 6 वोल्ट है। EMF निकालना है बोल रहा है, ठीक है। 2 एम्पियर का लेंगे तो इतना, 5 का लेंगे तो इतना, ठीक है। डिस्चार्जिंग वाला केस है, ले रहे हैं ना। चलो सुनो, डिस्चार्जिंग वाला केस है तो आओ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन? यहाँ पे काम ही कर, डिस्चार्जिंग वाला V इज इक्वल टू E माइनस IR। चलो रख दो, चलो देखते जाओ। व्हेन करंट 2 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ठीक है, तो देखो 2 एम्पियर ले रहे हैं करंट, तो बैटरी का वोल्टेज कितना हो रहा है? 9 वोल्ट, 2 में 9, तो यहाँ पे देखो ये वोल्टेज कितना? 9 वोल्ट, 9 माइनस हो जाएगा E माइनस, ठीक है ना, इक्वल टू E माइनस, ये हो जाएगा I कितना ले रहे हैं? देखो 2 एम्पियर, तो 2 इंटू ये हो जाएगा R। ये पहला इक्वेशन। दूसरा में क्या ले रहे हैं? 6 वोल्ट मिल रहा है। कब मिल रहा है? जब करंट कितना ले रहे हैं? 5 एम्पियर, तो 5 इंटू R। ये 2 इक्वेशन बन गया है, ये दोनों को सॉल्व कर लेना है, फिर अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से E की वैल्यू निकाल लेंगे। E की वैल्यू कितना निकलेगा देखते जाओ। ये निकलेगा 6 प्लस 5R, 6 प्लस 5R, तो यहां से 9 इज इक्वल टू हो जाएगा E की वैल्यू कितना? 6 प्लस 5R, 6 प्लस 5R माइनस ये 2R, तो 9 इज इक्वल टू निकलेगा 6, 5R माइनस 2R कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3R, ठीक है। ये 6 को उधर भगाओ ना यार, तो 3R इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो 3R इक्वल टू 6, सॉरी 9 में 6 के 3, तो R का वैल्यू 1 आ गया। R इक्वल टू आया 1। R की वैल्यू इसमें रख दो, किसी में भी रख सकते हो, तो 9 इज इक्वल टू E माइनस 2 इंटू R, 2 इंटू R की वैल्यू 1, ठीक है, ये इधर आ गया, तो E की वैल्यू आ गया 9 प्लस 2, मतलब आ गया 11 वोल्ट। ऑप्शन 2 11 वोल्ट, ठीक है। चलो जी, स्टोरेज बैटरी है 8 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना इज बीइंग चार्ज कर रहे हैं 120 वोल्ट के DC से, है ना, यूजिंग सीरीज रजिस्टर इतना, ठीक है। तो एक काम करो ना, इस पे करंट कितना आ रहा है पता लगा लो वोल्टेज से,
टर्मिनल वोल्टेज निकालने बोला, अरे यार आसान है यार, चार्ज हो रहा है। टर्मिनल V इज इक्वल टू क्या आएगा, V इक्वल टू ई प्लस आई आर, सुनते जाओ, आई आर। ई कितना है, स्टोरेज बैटरी 8 वोल्ट। करंट कितना मिलेगा इसको, देखो 120 वोल्ट डीसी, इतना रजिस्टर, तो इसका करंट कितना निकलेगा, आई निकलेगा 120 V बाई आर 15.5। ठीक है, यहां से आई निकलेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू रख देना और आर खुद ही दिया है देखो 0.5। ऐसे करके सॉल्व करके आंसर कमेंट करना इसका, ठीक है, कर लेना ना इसको, ठीक है, आसान है। 2019, टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट फ्रॉम सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्ट टू इट मस्ट बी आंतरिक आर वाले, या देखो क्या बोला है, सुनो। टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए फ्रॉम अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, कनेक्टेड, ठीक है, इट मस्ट बी, मैक्सिमम करंट निकालना है, मैक्सिमम करंट निकालना है तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो आर इज इक्वल टू, अभी एक सॉल्व किया था जिसमें बताया था आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये अगर मैक्सिमम चाहिए, ये अगर अधिकतम चाहिए तो आर तो नीचे में है, इसको मिनिमम होना पड़ेगा कि नहीं, मिनिमम। अब कम से कम कितना हो सकता है, तो देखो आर की वैल्यू कम से कम 0 हो सकता है, बस आर की वैल्यू कम से कम कितना हो सकता है, इन ऑप्शन में से 0 ही तो हो सकता है ना, तो ऑप्शन इसका 0 करेक्ट होगा, हो गया खत्म, ठीक है। CUET 2024 क्या पूछा है यार फिर से, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल इज फाउंड टू बी, इतना पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल में व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट में है, इज कनेक्टेड टू 2 ओम रजिस्टर, द वोल्टेज ड्रॉप इतना, द इंटरनल रजिस्टर बोला है, देखते जाओ समझो इसको। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल इज फाउंड इतना व्हेन इट इज ओपन, अगर ओपन है, खुला हुआ परिपथ है तब, ठीक है, तो खुला परिपथ में 1.5 वोल्ट है, ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये EMF है, ये कितना है, ये EMF है। उसके बाद क्या बोला है, ऑन कनेक्टिंग, अगर इसको इतना ओम का रजिस्टर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, आर एक्सटर्नल है ना, तो ये 2 ओम का जब इसको कनेक्ट कर रहे हैं तब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, कितना है, कम है ना उससे, देखो तो ये हो जाएगा 1.2। तो पूछा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध सब चीज तो दिया, उसका क्या फॉर्मूला है, सबको मिला के ये होता है आर टाइम ई बाई, सॉरी एक बार होगा, बाई V माइनस 1, हो गया ना। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R कितना दिया हुआ है, कैपिटल R ये 2 टाइम E की वैल्यू 1.5 अपॉन V की वैल्यू कितना है 1.2 माइनस 1। एक बार इसको सॉल्व करो तो स्मॉल r इक्वल टू निकलेगा 2 इंटू, इसको इधर दे दूं तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2, ठीक है। चलो तो स्मॉल r इक्वल टू कितना आएगा, 1.5 माइनस 1.2 कितना आ जाएगा 0.3, 0.3। अच्छा ये r निकला वो भी है ना, अपॉन 1.2, ये r निकला हुआ है ना, 2 है ना, हाँ ठीक है। तो एक काम करो ना यार, इसको 3 बनाओ, इसको 12 बनाओ, हो गया ना, डेसिमल खत्म करके। तो ये 2 से कटेगा 6 बार में, 3/6, r की वैल्यू 3/6, 1/2, हाफ, खत्म, ये लो, ठीक। तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेना है और आगे बढ़ते हैं थोड़े से हम एनर्जी के तरफ। एनर्जी के तरफ में याद रखना, यहाँ पे इसमें जो पावर होता है, देखो बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना, वो वर्क करना पड़ता है। वर्क करना यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, वर्क होता है I2RT, जूल ने बताया था इसको, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट बताया था कि देखो जो वायर जो होता है ना, उसमें कभी भी ना जब कनेक्ट करोगे, उसमें करंट को फ्लो करवाओगे वायर में, तो वो गर्म हो जाता है, देखना क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। अब अगर वो गर्म हो जाता है मतलब ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ है, ऊर्जा जो है वो हानि हुआ है, लॉस हुआ है। तो अगर एनर्जी जो है वो लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है उसको ये होता है वर्क, ठीक है। तो वर्क से अपन पावर का फॉर्मूला ले आते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। तो देखो W का फॉर्मूला क्या है, I2RT आया है कि नहीं, I2R इंटू टी, अपॉन में टी खत्म, तो पावर का फॉर्मूला एक बनता है I2R, याद रखना, ठीक है। अब बाद में I होता है, I का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V बाई आर, है ना। तो ऐसे करके 3 फॉर्मूला बने, तो याद रखना पावर का एक तो VI का फॉर्मूला, एक I2R, एक V2 बाई आर, ये तीनों फॉर्मूला को ध्यान में रखना। इसको पावर का ये फॉर्मूला होता है, शक्ति का ये पावर है, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे क्या बोला है, पावर ट्रांसमिशन जो होता है वो क्या होता है, टू मिनिमाइज पावर लॉस। पावर लॉस को कम करने के लिए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लंबी दूरी के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई वोल्टेज एंड लो करंट, याद रखना बहुत हाई वोल्टेज से और कम करंट पे उसको फ्लो करवाते हैं अपन, अगर लंबी दूरी के लिए भेजना है तो, ठीक। यहाँ पे क्या बोला है, रेजिस्टेंस ऑफ
10 ओम 0 डिग्री सेल्सियस बिकम 11 एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अच्छा ये तो दूसरा आ गया, वो उधर वाला सवाल आ गया। अल्फा की वैल्यू पूछा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस पर 11 ओम हो जाता है, तो पदार्थ का प्रतिरोध गुणांक अल्फा कितना होता है। ये वाला फॉर्मूला ना, देखो कौन सा वाला है, आर बराबर आर नॉट है ना, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये ऐसा है। ठीक है, अब देखते जाओ, यहाँ पे किसी टाइम पर दिया हुआ है, देखो किसी टाइम पर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो 100 डिग्री सेल्सियस, 0 पर 10 मतलब ये आर नॉट हो गया, ये तो हो गया आर नॉट, इसमें कोई शक नहीं है, ये है 10 ओम। ठीक है, और टेम्परेचर डिग्री, तो किसी टेम्परेचर पर आर की वैल्यू कितना दिया है, 11 ओम दिया है। ठीक है, और हो तो गया टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर डिफरेंट, डेल्टा टी कितना आएगा, 0 से 100 मतलब दोनों में अंतर कितने का है, डिफरेंट कितना है, 100 का ही तो है क्या। ठीक है, चलो शुरू करो जी। तो R इज इक्वल टू यानी कि 11 बराबर 11 ओम ना, इज इक्वल टू आर नॉट कितना 10 इंटू 1 प्लस अल्फा निकालना है, डेल्टा टी की वैल्यू 100 है। बस एक काम करो, 10 का मल्टीप्लाई करो तभी तो भेजाएगा ये। तो 11 बराबर हो जाएगा 10 एकम 10, 10 1 10 प्लस ये 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू 1000 ये। ठीक, ये 10 को उधर भेज दो, तो 1000 इंटू अल्फा बराबर निकलेगा 11 माइनस 10, तो और क्या होगा, तो 1000 इंटू अल्फा बराबर निकलेगा 11 में 10 गया 1, तो अल्फा बराबर निकलेगा 1/1000, 1/1000 मतलब 10 की पावर -3। कुछ और टर्म में दिया है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 001 हो गया खत्म। ले लो ऑप्शन फर्स्ट, ये निकल गया। नाउ नेक्स्ट, हाँ देखो 100 वाट और 40 वाट के दो बल्बों को 220 वोल्ट से सीरीज में जोड़ दिए हैं, कौन सा बल्ब अधिक चमकीला जलेगा। सुन देख के यहाँ पे लगेगा कि 100 वाट जो है वो तो ज्यादा जलेगा और 40 कम जलेगा, लेकिन ध्यान से देखना सीरीज में जुड़ा है। अब सीरीज में जब भी जोड़ो ना तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है। देखो 40 वाट जो बल्ब है ना, 40 वाट जो बल्ब है ना, उसका डिमांड कम है, 100 वाले का डिमांड ज्यादा है, लेकिन ये 100 वाट का पावर कब देगा, जब 220 वोल्ट पे। इसको तो 220 वोल्ट ही नहीं मिलेगा क्या, इसको 220 वोल्ट मिलेगा ही नहीं, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसको 220 नहीं मिलेगा तो 100 वाट का पावर नहीं जनरेट कर पाएगा। लेकिन ये 40 वाट का है, इसके लिए थोड़ा बहुत ड्रॉप कर दोगे तो भी तो उतना ही जलेगा। तो यहाँ पे जो 40 वाला है वो ज्यादा चमकीला जलेगा, फंस जाओगे यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना। COT 2022, द पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर इज P। ठीक है, इफ द करंट थ्रू इट इज डबल एंड रेजिस्टेंस इज हाफ, ठीक है, द न्यू पावर डिसिपेटेड विल बी। एक प्रतिरोध में क्षय होने वाली शक्ति P है, अगर इसमें प्रवाहित धारा को डबल कर रहे हैं, प्रतिरोध को आधा कर रहे हैं। देखो पावर का फॉर्मूला इसमें दो चीज है, क्या क्या है, I और R है ना। ठीक है, तो यहाँ पे I और R से रिलेटेड क्या फॉर्मूला, I² R ही तो होता है पावर का। तो क्या कर रहे हैं, देखो I में क्या कर रहे हैं, करंट को डबल कर रहे हैं, तो 2I कर दो, है ना, और रेजिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो R/2 कर दो, तो कितना हो जाएगा 4I², और ये हो जाएगा R/2। देखो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो है ना, तो हो जाएगा 2I²R, मतलब डबल हो गया। पहले तो क्या था I²R, अभी 2I²R मतलब डबल हो गया ना, तो 2P इसका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 2025 में हमसे पूछा था ताजा टू रिड्यूस द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन ऑफ लाइन्स। ठीक है, पावर लॉस को कम करने के लिए, अच्छा ये बात और है, द ओरिजिनल वैल्यू द वोल्टेज शुड बी। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर होता है ना, बेसिकली उसमें बताऊं, ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस जो होता है ना, पावर डिसिपेटेड जो होता है ना, बेसिकली पावर लॉस जो होता है, पावर डिसिपेटेड इंटू R अपॉन ये ना V², ऐसे तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वोल्टेज के बिहाफ पे पूछा है, वोल्टेज के बिहाफ में 1/100 करना तो कितना होगा करके, तो देखते जाओ। जैसे 10 टाइम इंक्रीज अगर करोगे, 10 टाइम इंक्रीज करोगे, तो 10 टाइम इंक्रीज करने पर तो 100 टाइम बढ़ जाएगा वो, है ना। देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, वोल्ट इसको क्या करना है, देखो 1/100 से कम करना है ना, पावर को कम करना है, 1/100 मतलब 100 गुना कम करना है। तो इसको अगर अपने को करना है कम, पावर लॉस को ना अगर इसको कम करना है तो इसको ऑब्वियस सी बात है बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा 100 टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और 100 टाइम, तो एक बात और देखो, तो V की वैल्यू जो है उसको कितना करना पड़ेगा, देखो ये स्क्वायर है ना, तो 10 टाइम अगर करेंगे तो 100 टाइम इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इसको वोल्टेज को डाउन करना है कि डिक्रीज करना है। ट्रांसमिशन लाइन में देखो
अगर ट्रांसमिशन लाइन में अगर उसको लंबी दूरी में क्या करते हैं, वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे भेजते हैं अपन, है नहीं, इससे पावर जो होता है वो लॉस कम हो जाता है। लेकिन अपने को मेन वैल्यू से 1/100 करना है, ठीक है, मेन वैल्यू जो है उसे 100 कम करना है, तो ऑब्वियस बात है 10 टाइम बढ़ाना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, सीयूटी 2024 क्या पूछा है जी, फॉर अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का दोनों का ग्राफ जो होता है वो कैसे होगा बोलो। किसी चालक के लिए 0 डिग्री पर ताप और रो का ग्राफ कैसा होता है पूछ रहा है, तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, 0 डिग्री ये ऐसे पड़ता है ना उसका ग्राफ जो होता है कंडक्टर के लिए, ठीक है, रेजिस्टिविटी और ये टेम्परेचर, ये दोनों का, तो कौन सा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं कंडक्टर के लिए, नॉन लीनियर कर्व हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं हो सकता, वर्टिकल नहीं हो सकता, यही होगा नॉन लीनियर, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है ना, ओ सॉरी। हाँ नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में जैसे याद दिला दूं मैं, तो एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है उसको अपन डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस ऐसे टाइप से अपन इसको जोड़ देते हैं। तो देखो 3 रजिस्टर 2 4 6 ओम का कनेक्टेड है पैरेलल में, अच्छा ये सीरीज हो गया, पैरेलल में क्या करते हैं, ये एक रजिस्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इसको बोल दे R1, इसको बोल दो R2, इसको बोल दो R3। तो इसमें इस कंडीशन में R क्या होता है, 1/R होता है ना, ये जोड़ देंगे अपन 1/R1, सबको 1 बाय करके, 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो जैसे कि 1/R अपन कैसे निकलेंगे, ये 2 4 6, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, चलो एलसीएम निकालो, 12 आएगा, 2 से 6, 4 से 3 टाइम में, 6 से 2 टाइम में, कितना हो गया, 6 3 9 2 11, तो हो जाएगा 11/12, 11/12। अच्छा 1/R है ना, तो R इक्वल टू कितना, पलट नहीं जाएगा, R इक्वल टू पलट जाएगा, पलट के कितना हो जाएगा, 12/11, सॉरी 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 12/11, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी 1 पॉइंट, एकदम कम है ना, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, यही तो होगा यार, ये वाला, ये तो बहुत बड़ा है, दो दो तो आएगा ही नहीं, 12 तो आएगा ही नहीं, ये तो एक से छोटा है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, तो आएगा 1 पॉइंट समथिंग 0.9, ठीक है, ये लिखा है। चलो आगे बढ़ो, उसके अलावा क्या बोला है, 2 आइडेंटिकल सेल, अच्छा सेल का कॉम्बिनेशन पूछा है जी, हाँ देखते जाओ। अब सेल का कॉम्बिनेशन को पहले मैं समझा दूं, नए पेज में समझा देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो सेल जो होता है ना उसका 2 कॉम्बिनेशन होता है, सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का संयोजन, तो यार रुक जा, सेलों का संयोजन, कैसे अजीब टाइप लिखा रहा है यार इसमें, क्या हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है तो। चलो ठीक है बाद में देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल 2 टाइप का होता है, एक होता है सीरीज, ठीक है, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम, इसमें क्या होगा, जैसे 2 सेल मान लो, एक ये जुड़ गया सेल, सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, है ना, इसका ईएमएफ मान लो E1 है ना, और ये दूसरा सेल ले लो, ये इसका E2 ले लो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध R1 ले लो, इसका R2 ले लो, है ना, एंड सो ऑन, कोई तीसरा ले लो, ठीक है, ऐसा E3 ले लो, इसका मान लो R4 ले लो। तो इसका ना एक चीज देखो, एक तो ई नेट निकलेगा, ई नेट में क्या करो सब देखो, देखो देखो ये प्लस माइनस ऐसे जुड़े ना, प्लस माइनस ऐसे जुड़े सीधा सीधा, तो प्लस माइनस जब लाइन से जुड़ेगा तो सबको डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ देना, E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे करके जोड़ देना। और रजिस्टर जो है, प्रतिरोध जो है, उसको एज ए रजिस्टर ही डील करना। सीरीज में रजिस्टर क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ता है ना, तो इसको भी डायरेक्ट जोड़ो, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा वो। क्लियर है, ये सीरीज का कहानी हो गया, ठीक है। अच्छा सीरीज में जैसे किसी का ना पोलैरिटी चेंज कर दो, मान लो ये E1 हो गया, ये मान लो E2 हो गया, अब E3 जो है ना उसको ऐसे उल्टा जोड़ दो, उल्टा उल्टा जोड़ दिया मान लो, तो यहाँ पे देखते जाओ, ये E1 है ना, तो ये E2 हो गया, रजिस्टर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये E3 हो गया, तो क्या करना, ई नेट के लिए पता है, ई नेट के लिए दोनों सेम जुड़ेगा और इसको प्लस करना और उसको माइनस कर देना, ठीक है, E3 जो है वो माइनस हो जाएगा, पोलैरिटी बदल गया ना, इसका ध्रुवता बदल गया, प्लस माइनस, और देखो ये माइनस प्लस ऐसे हो गया, ठीक है ना, ये प्लस माइनस और वो माइनस हो गया। क्लियर है, तो ऐसे करके इसको ऐसे करके उसको पलट देना, ठीक है। आर जो है लेकिन सेम टू सेम होगा, आर ऐसी होगा, आर को नहीं कुछ होगा, आर को माइनस नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं तुमको, देखो जैसे अब सेकंड हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर
संयोजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जैसे ये सेल हो गया, ये ईएमएफ, ये सेल, ये सॉरी रेजिस्टेंस, ये सेल, ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये एक हो गया E1, ये मान लो इसका हो गया E2, इसका मान लो ये हो गया E3, और ये हो गया R1। ठीक है ना, ये R2 और ये R3, इस टाइप के अगर हो गए मान लो। ठीक है, तो इसका ना फॉर्मूला होता है ई नेट का। ई नेट जो है उसका फॉर्मूला ऐसे लिखना है, देखो E1/R1, ठीक है ना, प्लस E2 प्लस ये हो जाएगा कितना, E2/R2 प्लस हो जाएगा E3/R3 एंड सो ऑन, जोड़ते जाना और अपॉन में डिवाइड भी करना है रजिस्टर का। रजिस्टर का आर नेट कितना हो जाएगा, समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम, पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो पैरेलल में अगर जुड़े हुए हैं तो भैया रजिस्टर ऐसे ऐसे होता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये ओवरऑल ई नेट का है ना। अब आर नेट का फॉर्मूला क्या होगा, आर नेट जो होगा तुल्य प्रतिरोध जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तो 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे ही आएगा ना, 1/R2 1/R3 ऐसे करके। क्लियर है, तो याद रखना इतना, ऐसे करके अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एन सीरीज में जैसे एक चीज और समझ लो, एन सीरीज में जैसे ये ई हो गया रेजिस्टेंस, ये भी ई हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये भी ई रेजिस्टेंस, मतलब सेम सेम अगर है, ई है, ई है, ई है, ऐसे कितने सारे ई है, एन सारे हैं, सबको डायरेक्ट जोड़ रहे हैं ना, तो ओवरऑल सीरीज में अगर सेम सेम जुड़े तो ये हो जाता है एन ई। कितना हो जाता है, एन ई। और रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, देखो 1R 2R 3R ऐसे करके एन बार जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा, NR। तो ऐसे करके दोनों को निकाल लेंगे अपन। क्लियर है, एन सीरीज के लिए ऐसे निकालते हैं, और एन पैरेलल के लिए ना, एन पैरेलल के लिए ना, जैसे ये एक सेल हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एक सेल हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एक सेल हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, तो जैसे ये ई है, ये ई है। अब देखो सबका ना टर्मिनल तो एक ही है क्या, ई, तो इसमें एक बात बताओ, ई नेट जो आता है ना पैरेलल में, वो ई ही आता है, कितना सभी जोड़ दो, ई कितना आएगा, ई ही आएगा। और आर की वैल्यू कितना आएगा, 1/R करके आएगा, तो 1/R नेट जो आता है ना, ये आता है, एक आर को उठाओ और जितने सारे उससे डिवाइड कर दो, 10 है 10 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ऐसे करके निकालते हैं एन पैरेलल में। चलो क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से, टाइम काफी हो गया है। देखो यहां पे बोला है 2 आइडेंटिकल सेल ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, 2 सेल है ना, सेम सेम है, 1.5 वोल्ट का है, इंटरनल रेजिस्टेंस आधा है, इच कनेक्टेड इन पैरेलल में जुड़े हुए हैं। देखो पैरेलल में अगर जुड़े हुए हैं तो ई सेम सेम अगर है तो ई सेम ही आएगा, तो ई नेट जो है वो 1.5 तो आना ही पड़ेगा। और आर नेट का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया हूं, कितना बताओ, R/N, तो कितना है, R की वैल्यू 0.5, और कितना ठो जुड़ा है, 2 ठो जुड़ा है, तो 0.25 हो गया। कहाँ है, लो 2 सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, 2022 इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल, ठीक है, एन है, इच ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, सीरीज है एन वाला, वही फिर से बोल रहा है ना। इफ वन सेल इज कनेक्टेड रिवर्स पोलैरिटी, अच्छा पोलैरिटी बदल दी, उसकी ध्रुवता को उसको पलट दिए हैं, तो नेट ईएमएफ क्या होगा यार बच्चों, और देखो क्या कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा कई लोगों को, ऐसे कर रहे हैं और एक ठोको उल्टा जोड़ दिए बस। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इतने से पूरे एन है, कितने हैं, एन है, तो इनका सबका कितना आएगा, एन, और जो अकेला है और लेकिन रिवर्स है तो उसको माइनस कर दो ना ई में, बस ई कॉमन निकालो तो कितना हो जाएगा, n-1, खत्म, n-1 इंटू ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 5 रजिस्टर, 5 रजिस्टर है, ठीक है, इच ऑफ 10 ओम आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, सबसे पहले सीरीज में है कनेक्ट है, उसके बाद पैरेलल कर दिया, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रजिस्टर इन द सीरीज और पैरेलल दोनों को क्या बोला है, 10 ओम के 5 प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, फिर समांतर क्रम में जोड़े हैं। ठीक है, श्रेणी और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात, श्रेणी ऊपर में रखना। अरे भाई 10 ठोक अगर जोड़ दिए हो तो एनआर होगा ना, ठीक है ना, 10 का 5 ठो जोड़ दिए हो तो कितना हो जाएगा, 50 नहीं हो जाएगा, सीरीज में एस होगा कि नहीं, और पैरेलल में आर पी कितना हो जाएगा, पैरेलल में R/N बताया हूं कि नहीं, R कितने ओम का है, 10 ओम का, कितना तो जोड़े हो, 5 तो जोड़े हो, अरे यार, तो ये हो जाएगा कट फिट के 2 आ जाएगा ना, 2 5 दूनी 10, तो अब क्या बोला है, RS/RP, बस RS कितना है 50, RP है 2, कट गया 2 से 25 बार में, 2 से 1 बार में, 25:1 आंसर। क्वेश्चन 30,
टू सेल जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है विद इंटरनल रेजिस्टेंस 10 एंड 2 ओम, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन पैरेलल में है विद देयर सिमिलर टर्मिनल टुगेदर, पैरेलल में जुड़े हुए एक निकालना पड़ेगा, है ना। 2 सेल जुड़े हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध इतना 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 है और ये 2 वाले का 1 है, 4 वाले का 2 है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, काम करते हैं। ये पहला वाला है, ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके साथ पैरेलल में ये दूसरा वाला, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहला वाला कितना है यार, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। दूसरा वाला कितना है, 4 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम, ठीक है। अब ये दोनों का ई निकालना है ना। तो ई कितना, देखो E1 बाई R1 याद है ना, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ऐसे सेम सेम नहीं है ना, अलग अलग है, निकालना पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 कितना है 2 बाई 1 है ना, प्लस E2 4 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 2 ये भी 2। तो E इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो ये 2 हो जाएगा प्लस ये भी 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस हाफ, ये 2 to 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 to 4 कितना आ जाएगा, 2 और 3/2, ये 2 ऊपर चढ़ा तो ई की वैल्यू इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ई की वैल्यू कितना आया, 4 दूनी 8/3 कितना आ जाएगा, 3 2 6.6 20 है ना, 666 जाएगा, 67, ठीक है, 2.6 है, ये आ गया 2.67, ठीक। ऐसे करके इसको सॉल्व करना है एंड आगे बढ़ते हैं अपन किरचॉफ लॉ। किरचॉफ 2 नियम दिया था बेसिकली, एक पहला रूल क्या दिया था, जंक्शन रूल में क्या बोला था, करंट जितना भी है उस सबका एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है, सबका बीजगणितीय योग 0, जितना करंट आता है जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा भी। ये पहला रूल। तो फर्स्ट रूल जंक्शन रूल बोलते हैं, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर सम ऑफ करंट एंटरिंग जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग, जितना जंक्शन पे आ रहा है उतना जाएगा। तो देखो करंट जितना आ रहा है उतना जाएगा तो कोई लॉस नहीं होगा, इसलिए पहला जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस है, आवेश संरक्षण के नियम पर, इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है उसको लूप लॉ भी बोलते हैं, इसको केवीएल भी बोलते हैं, पता नहीं, पहले को केसीएल बोलते हैं, दूसरे को केवीएल भी बोलते हैं, पढ़े होंगे स्कूल में। केवीएल यहाँ पे क्या बोलता है, कोई भी जो क्लोज लूप जो होता है, पोटेंशियल अराउंड क्लोज लूप जो होता है उसका जो सम होता है वो 0 होता है, ठीक है। अच्छा, कई किताबों में ये भी लिखता है कि नेट पोटेंशियल जो होता है ना, या नेट जो ईएमएफ होता है वो उसका करंट और उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के दोनों को प्रोडक्ट, है ना, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों का मतलब ना बेसिकली एक ही होता है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे साइन कन्वेंशन, ये मैं बताऊंगा अभी, क्वेश्चन आने दो उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज इसी पर बेस्ड होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, यहाँ पे देखो, एक ये हो गया, ये एक रजिस्टर, और क्या किया, 4 रजिस्टर को मिला के पैरेललोग्राम बना दिया, समांतर चतुर्भुज, और इसका इसको बोल दिया P, इसको बोल दिया Q, इसको बोल दिया R और इसको बोल दिया S, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया था एक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, तो इसको बोलते हैं क्या, ये ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में ना अगर इसका रेशियो बराबर होता है, मतलब P/Q, ये दोनों का रेशियो बराबर, ये दोनों का R/S, ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, ये ऐसे करके ये बना दिया, ठीक है। तो इसमें 0 होता है, तो वही चीज है नल मेथड, शून्य विक्षेप विधि पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ, किरचॉफ को पहला नियम जो है ना, किसका कथन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है। अच्छा, किरचॉफ का पहला नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद रखना, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ये दूसरा आधारित है, ठीक है। चलो सवाल में वापिस से चलते, बताना भूल गया। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहाँ है, आवेश, ये, ठीक है। 23 व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको क्या बोला है, देखो 4 रजिस्टर्स है, ठीक है, 10 ओम के 4, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी 10 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकले, देखो यार जोड़ दो ना इसको, ये ऐसे चारों 10 है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम। अब जो गैल्वेनोमीटर है ना ये भी 10 है। अब देखो यहाँ पे तो क्लियर है कि ये दोनों का जो रेशियो है 10/10 बराबर ये है 10/10, तो ये बैलेंस है, ये क्या है, ये बैलेंस है। अब अगर बैलेंस होता है तो इसका कोई काम नहीं होता, इसका कोई काम नहीं होता। तो अब समझो, अगर ये बैलेंस है ना, अगर ये संतुलित है, अगर ये क्या है, संतुलित है, तो इसका कोई काम नहीं। तो ये ऐसे बन गया ना, देखो ये 10 और ये भी 10 और नीचे ये वाला भी 10 और ये वाला भी 10,
ये बन गया 10-10। ठीक है, देखो ये 10-10 का सीधा सीरीज में जुड़ जाता है ना, तो 10-10 का हो गया 20। तो ये अब ऐसे बनेगा, ये 10-10 का हो गया 20 और नीचे वाले भी 10-10 का हो गया 20 और 20 और 20 देखो सेम सेम है, तो r/n लगा दूं तो 20/2 मतलब आंसर आ गया 10। ठीक है, तो ऐसे करके 10। समझ में आ गया होगा ना? नहीं आया तो कमेंट करना। 33 किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ। सेकंड लॉ एनर्जी 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 कहाँ है ये लोग? 2025 इन बैलेंस विथ बैलेंस से पहले बोल रहा है। इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज द नल पॉइंट विल बी। अच्छा, किरचॉफ सॉरी बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज बैलेंस से बोल रहा है। अगर इसमें गैल्वेनोमीटर और बैटरी के आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर दे तो नल पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, बेसिकली अगर वो बैलेंस है ना तो नल पॉइंट अगर मिल गया है ना तो गैल्वेनोमीटर को हटा दो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का पहले ही कनेक्शन को कट कर देते हैं ना अपन, तो गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो रिमेन अनचेंज अपरिवर्तित रहेगा ये। ठीक है, अनचेंज लिखा है ना, वो चुप गया। 35 में लास्ट क्वेश्चन है यार फाइनली। 3 धारा 2 एम्पियर 3 एम्पियर एक संधि में प्रवेश कर रही है। सीयूटी 2024 7 संधि बाहर निकल रही। देखते जा दोस्त, 2 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर भी आ रहा है और एक तो आई भी आ रहा है। यही सवाल में पढ़ लो, यकीन नहीं है तो आई, और 7 एम्पियर निकल रहा है। तो दोस्त मेरे 7 एम्पियर निकल रहा है तो 7 एम्पियर आना भी तो चाहिए, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है ये। तो 2 और 3 5 ऑलरेडी आ रहा है, इसको कितना होना पड़ेगा? 2 एम्पियर। खत्म करो, इसको कितना होना पड़ेगा? 2 एम्पियर। कहाँ है ये लोग फर्स्ट? ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा लेट हो गया, टाइम हो गया है, तो एक बार में एक चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, इसके प्रैक्टिस पेपर के लिए आपको क्या करना है, लिंक में चैनल डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, वहां पे ज्वाइन हो जाना। वहां पे इसके प्रैक्टिस पेपर लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।